इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि ये चैनल एक जीरो से स्टार्ट हुआ था एंड आज के डेट में हज़ारों बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये कुछ सपना सा लगता था जब मैं दूसरों को देखता था कि मैं भी किसी के काम आ सकूँगा कि नहीं, लेकिन आज इस चैनल से अगर 10 भी बच्चों को प्रॉफिट हो रहा है तो ये मेरे लिए मतलब रियलिटी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो बिग थैंक्स एंड ऐसे सपोर्ट बनाए रखना एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो, मतलब मोस्ट नॉलेजेबल वीडियो जो कि आपको बोर्ड के हिसाब से, आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम के हिसाब से, आपके लाइफ रिलेटेड एग्ज़ाम से, मतलब बहुत सारे वीडियो, मतलब बहुत चीज़ें मैंने सोच करके रखी हैं इस चैनल के बारे में। सो अभी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं और बहुत सारे वीडियो मैं आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊँगा, तो सपोर्ट बनाए रखना है एंड चलो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज जल गुप्ता एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी जो व्हीट स्टोन सेतु नाम का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक का जो महत्व है ना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर इस टॉपिक को स्टडी करते हो तो इस चैप्टर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, इस चैप्टर के जो और आगे के जो टॉपिक है ना वो आपको शानदार तरीके से समझ में आएंगे। अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स में जो आप मतलब रेजिस्टेंस रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसमें क्या निकालते थे आप, तुल्य प्रतिरोध का मान निकालते थे, यानी तुल्य प्रतिरोध। तो उसमें क्या देखते थे कि भैया कौन सा समांतर क्रम में है, कौन सा श्रेणी क्रम में है, तो ऐसे देखिए को तो निकालते थे। तो कभी कभी आपका मामला यहाँ पर फंस जाएगा ना कि मतलब कोई भी सर्किट दिया रहेगा लेकिन उसमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कौन समांतर क्रम है, कौन श्रेणी क्रम है। तो इस केस में आपको ये वाला यानी व्हीट स्टोन ब्रिज काम आ सकता है कहीं कहीं पर। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो सवालों को भी देखेंगे एंड इस टॉपिक को भी बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो चलते हैं एंड देखते हैं क्या है आखिर में इस टॉपिक का हाल और फोड़ते हैं यार, चलो। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो स्क्रीन पे आ गया है और हम लोग को अध्ययन करना है व्हीट स्टोन सेतु, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो ये जो सेतु है इसको बस इसी का जो इंग्लिश में नेम होता है वो होता है ब्रिज एंड बाकी पूरा वही है यार, व्हीट स्टोन सेतु और या व्हीट स्टोन ब्रिज कह लो इसी का, दोनों का नाम तो एक ही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में इस नाम को रखने में, ये इतना बात समझिएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है ना कि जैसे इंग्लिश वाले शब्द मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ आपको याद करने के लिए, क्योंकि 12th क्लास की आपकी सारी पढ़ाइयां अगर आप साइंस साइड से पढ़ते हो देन आपके इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे, यानी पूरे इंग्लिश वाले आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप कॉमर्स भी लोगे तब भी आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश पूरे बुक्स जो कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपका मान लो छोटा मोटा कॉलेज है या फिर कॉलेज है चल रहा है पढ़ाई, तो नॉर्मल कॉलेज है ना, तो उसमें हिंदी भी ले सकते हो आप। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड कॉलेज में जाओगे देन वहां पर इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, तो बच्चा इंग्लिश पे भी ध्यान दो, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात। अब चलो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप आगे चलते हैं। देखो ये पूरा जो टॉपिक्स है ना, इसके जो फिगर है उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस फिगर से पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक ना। ये मतलब कि थोड़ा सा लिखा हुआ है कि व्हीट स्टोन सेतु आखिर में है क्या, किसने दिया। कुल मिलाकर अगर रचना मतलब परिचय में देखें तो इसमें कि हम मोस्टली चार प्रतिरोध का यूज करते हैं। ऐसे तो पांचवा भी है प्रतिरोध, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सोचने समझने में, ठीक ना। लेकिन ये इसमें चार प्रतिरोध है और चार प्रतिरोध को इस तरीके से हम एक चतुर्भुज कार में सेटअप करते हैं कि जो इसका विकर्ण है ना उसमें करंट की वैल्यू 0 मानना पड़ता है हमें, मान करके मतलब चलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर अब लिखा क्या है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। विशेष व्यवस्था में इन्होंने ये किया कि चार प्रतिरोध लिए बच्चाओं, चारों प्रतिरोध को एक चतुर्भुज आकार में बदल दिया, मतलब कि एक सेटअप कर दिया यार, बात को समझो ना। अब यहाँ पर जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। समझ जाओ ये मतलब कि चार प्रतिरोध अभी लेंगे, मत घबराओ, ठीक ना। इसमें तो मैं आगे ही आपको बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक ना। अब ये समझ जाओ कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें आप क्या ज्ञात कर सकते हो, जिसमें आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो, मतलब चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। ओके एंड यहाँ पर अब आगे देखते हैं इस व्यवस्था को ही व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं, ठीक ना। अब इस व्यवस्था में क्या है क्या नहीं है सब आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, इसमें आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लिया जाता है। तो चार प्रतिरोध के बारे में बात की जा रही थी, तो चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लेंगे, वो भी चतुर्भुज बनाते हुए। बच्चा बात समझ में आ गया? इतना दिमाग में चला गया कि ये क्या क्या है, बस ये याद रखना कि प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने चार प्रतिरोध लिया और एक सेटअप तैयार किया जिससे कि हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं बस, और उन प्रतिरोधों को चतुर्भुजाकार में रखा, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। क्या बच्चा इतना आपके दिमाग में चला गया, ज्ञान चला गया, तो अब आगे चलते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, ठीक ना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम आगे कि आगे हम लोग को क्या करना है।
अब यहाँ पर देखिए इस कुल मिलाकर फिगर को समझना है, जो कि फिगर को ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, इस फिगर को समझना। और मैं आपको एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। तो बच्चा आप लोग हिचकी मत लेना, ही हा ऐसे चलिए देखिए अब यहाँ पर समझते हैं। देखो चार प्रतिरोध की बात आ रही है, तो चार प्रतिरोध ले लिया, ये देखो एक R1 ले लिया है, एक R2 ले लिया है, एक R3 ले लिया है, एक R4 ले लिया है। क्या बात समझ में आती है? चार प्रतिरोध हमने ले लिया। अच्छा इस फिगर को मैं अगर यहाँ पर आपको समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा बना करके, ठीक ना। ये बनाया है, वैसे भी आप समझ जाओगे, लेकिन मैं आपको बना के समझाता हूँ। देखो यहाँ पर एक छोटा सा मैं फिगर इस तरीके से बना देता हूँ कि एक प्रतिरोध ऐसे मैंने ले लिया है और दूसरा प्रतिरोध ऐसे ले लिया, मतलब चार प्रतिरोध की बात की जा रही थी बच्चा, तो चार प्रतिरोध तो हमें लेना पड़ेगा ना बच्चा, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध ऐसे ले लिया, थोड़ा सा टेढ़ा बन जाएगा तो कोई दिक्कत मत करना बच्चा, ठीक ना। ये देखो ये चार प्रतिरोध ले लिया है हमने, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे हम, देखना बच्चा वही फिगर बना रहे हैं, कोई अलग फिगर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक और प्रतिरोध ले लेते हैं जो कि पांचवा होगा, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अरे धारा वारा नापी ही होगा ना। तो यहाँ पर देखिए अभी ये प्रतिरोध यहाँ पर R1 हो गया, ये बच्चा आपका कितना होगा R2 हो गया, ये बच्चा कितना हो गया R3 हो गया, ये बच्चा कितना हो गया R5 हो गया। क्या बात समझ में आया ये सेटअप कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा? बस आपको आराम से बैठ करके बस समझना है बच्चा, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं आपके दिमाग में इंटर करा दूंगा सब, ठीक ना। ठीक, क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये है कि बच्चा यहाँ पर देखो बैटरी लगा दिया, तो जाहिर सी बात है बैटरी क्या होगा, बैटरी क्या करेगा बच्चा, करंट देगा। देखो बच्चा करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। देखो यहाँ पर बच्चा समझना कि यहाँ से करंट आई जा रहा है, लेकिन यहाँ से तार दो भागों में बढ़ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चा, यहाँ से करंट भी बढ़ जाएगा बच्चा। ये बात को समझना बच्चा कि यहाँ से करंट तो आई जा रहा है, ये आई जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से तार क्या हो रहा है बच्चा, कि बढ़ रहा है, दो भागों में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर करंट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये I1 करंट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चा, ये I2 करंट हो जाएगा। क्या बच्चा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर I1 करंट हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर मेरे लाल I2 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो ये I1 और I2 समझिएगा बच्चा कहाँ का करंट है, ठीक। यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2, ये I2, इतना बात समझ में आ गया बच्चा। तो यहाँ पर I1 करंट और यहाँ पर I2। देखो बच्चा कुल मिलाकर के मैं हमेशा बताता हूँ ना कि अगर कहीं से करंट देखो जा रहा है तो ये दो भागों में बढ़ गया, है कि नहीं। अगर दो भागों में बढ़ रहा है बच्चा यहाँ से, तो मान लो ये पाइप ही है कि पाइप यहाँ से पानी जा रहा है। हम हमेशा बोलते हैं करंट को बच्चा आप एक पानी की तरह समझा करो, तो एक पाइप में जा रहा है पानी, उसी पाइप को हम दो भागों में बढ़ गए, तो दोनों भागों में फिर क्या चाहिए, वही पानी बढ़ जाएगा कि नहीं। अब ये नहीं पता है कि इसमें पानी अधिक जाएगा कि इसमें अधिक जाएगा, लेकिन इतना बस पता है बच्चा कि दो भागों में बढ़ जाएगा वही पानी। तो यहाँ से भी करंट आई जा रहा था, तो बच्चा ये वाला I1 भाग में बढ़ जाएगा, ये वाला I2 मान लेते हैं यार, मानने में क्या जाता है, ठीक ना। I1 I2, अब क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा। अब देखो I1 जब करंट इधर जाएगा तो यहाँ से भी देखो बच्चा दो भागों में बढ़ रहा है करंट की नहीं, यहाँ से I1 इधर जा रहा है तो दो भागों में, तो यहाँ से अब ये यहाँ तक तो I1 ही जाएगा, यहाँ तक कहाँ जाएगा, I1 ही यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से दो भागों में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो बच्चा ये वाला जो मान लो कि I3, ये भी दो भागों में बढ़ रहा है ना बच्चा। अब यहाँ पर कुछ भी है कि ये I1 जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट से दो तारों में बढ़ जा रहा है, यानी ये I1 धारा भी कुछ न कुछ अलग अलग धाराओं में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से I1 मान लो पानी जा रहा है, तो ये दो फिर पाइप हमारे हो गए, तो यहाँ से भी पानी बढ़ जाएगा बच्चा, इतना बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ये I3 हो गया। देखो बच्चा आप I4 I5 करते जाओगे ना तो बहुत सारे वेरिएबल आ जाएंगे, आपको दिक्कत होने लगेगा। अब यहाँ पर ये बात समझना, ये कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर कि यहाँ पर जब ये कॉन्सेप्ट समझोगे बच्चा, यहाँ पर एक तार था, यहाँ से क्या गया, I1 धारा गया, और यहाँ से ऐसे मत समझो, ऐसे मत समझो, ऐसे थोड़ा दिक्कत आएगा। देखो ये तार जैसे बना हुआ है ना, वैसे ही समझा दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ से तार, एक तार ऐसे गया है, एक तार ऐसे गया है, ठीक ना, एक तार ऐसे ही गया है, एक तार ऐसे, एक तार ऐसे। तो यहाँ से बच्चा क्या चाहिए, I1 धारा जा रहा था, अब यहाँ पर ये तार दो भागों में बढ़ गया, तो एक में क्या चाहिए, एक में था I3 धारा गया, तो इसमें क्या जाएगा। देखो बच्चा, तो कुल मिलाकर के अगर किरचॉफ का नियम देखें, जैसे कि हमने बोला किरचॉफ का नियम आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं याद है कोई बच्चा, कोई बात नहीं एकदम, ठीक ना, नहीं याद है आपको तो कोई बात नहीं, नहीं घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने बोल रखा है कि भैया बच्चा हमारे कि यहाँ पर I1 धारा इधर से गया, तो इधर मान लीजिए I3 धारा गया, तो इधर आप मान सकते हो कि I4 धारा जा रहा होगा, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन बच्चा बार बार I4 फिर I5 करोगे, क्योंकि बहुत सारा धारा आ जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक ना। यहाँ पर कुल मिलाकर क्या करना है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये I1 धारा गया था, इधर I3 मान लिए, तो यहाँ पर देखो ये वाला मतलब जितनी जा रही है धारा I1 बराबर में क्या होगा, यही I3 और
क्वेश्चन मार्क के बराबर होगा, क्योंकि ये जो धरवा जा रही है बच्चा यहाँ पर ये I3 में बदल जा रहा है, ठीक ना। एक तो क्या हो जा रहा है, ये I3 में बदल गया, लेकिन दूसरा का पता नहीं। लेकिन क्या होगा कि यही वाला जो धारा जा रहा है इधर से, ये I1 बराबर होगा बच्चा किसके किसके, इस क्वेश्चन मार्क के और प्लस में इसके। हमें क्वेश्चन मार्क का मान नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, I1 कर देंगे बच्चा, और यहाँ पर I3 कर देंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे कि I1 माइनस में I3। क्या इतना दिमाग में दस गया बच्चा? ये वाला बात समझो कि ये वाला कैसा है। ये इस वाले तार का धारा निकल गया, इस वाली R3 वाला का धारा, बीच वाले में तो I3 जा रहा है ना, और ये R3 में कौन सा धारा भर रहा था, I1 माइनस में I3। एकदम घबराना नहीं है, एकदम आसान है। अब देखो यही I1 I3 यहाँ तक आएगा, कुल मिलाकर के यहाँ तक कि I1 माइनस I3। क्या इतना बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो ये वाला बच्चा, ये वाला बीच वाला जो धारा है I3, ये इधर से तो आएगा ना, ये पूरा पूरा ऐसे ही तो आएगा ना। क्या बात समझ में आ रहा है? ये वाला धारा को छोड़ दो, ये वाला इधर आ गया। अब ये वाला जो धारा है ऐसे ही तो आएगा ना, इधर से देखो क्या चाहिए, I3 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है। ये बच्चा यही वाला तरवा में क्या था, I2 ना था, I2 करंट था। अब इधर से को देखो I3 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो यहाँ पर दो नल में से मतलब दो पाइप से पानी आ रहे हैं, दोनों पाइप एक ही पाइप में घुसने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे बच्चा, ऐड कर दोगे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा I1 और प्लस में, सॉरी I1 नहीं होगा बच्चा, I2 प्लस में I3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, I2 प्लस में I3। क्या इतना बात समझ में आया? I2 प्लस में I3। ये अरे भैया ये वाला धारा इधर से मतलब इस वाले पाइप से I2 पानी आ रहा है, इस वाले से I3 आ रहा है, और दोनों को दोनों पानी एक ही पाइप में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड ना करना पड़ जाएगा बच्चा, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये दोनों जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखो ये इधर से हमारा क्या आ रहा है, I1 प्लस I3, और इधर से क्या जा रहा है हमारा I2 प्लस I3। तो दोनों को क्या दे, दोनों दो पाइप में से फिर से पानी आ रहा है, और ये एक ही पाइप में घुसेगा, ये इस वाले पाइप में, क्योंकि इस पाइप से जो पानी आ रहा है इसी में तो घुसेगा ना बच्चा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ जाएगा, यानी इन दोनों क्वांटिटी को हमें ऐड करना पड़ जाएगा। अच्छा ऐड करके देखो तो बच्चा कितना आ रहा है, देखो अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ऐड करने पर कितना आ रहा है कि I1 प्लस में I1 माइनस में R3 उधर से आ रहा था बच्चा, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि I2 प्लस में I3 इधर से आ रहा था। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाए, I3 से I3 कैंसिल, यानी हमारे पास बच्चा बच रहा है I1 प्लस I2। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर I1 प्लस I2 बच गया बच्चा। कहाँ पर? यहाँ पर, मतलब इस वाले तार में अब I1 प्लस में I2 करंट जाएगा, मतलब कि इतना इस वाले तार से आ रहा था, इतना ये I2 प्लस I3 इस वाले तार से आ रहा था, दोनों को जोड़ देंगे इस तार में, क्योंकि दोनों तो आकर के मिल जाएंगे ना। तो यहाँ पर कितना धारा जा रहा है आप, I1 प्लस में I2, और यहाँ पर देखो I1 प्लस में I2 किसके बराबर है, यहाँ पर I1 प्लस में I2 इस वाले तार, देखो I1 ही धारा तो बदल करके I1 प्लस I2 में बदल गया था ना। देखो I जो धारा है ये गया, और यहीं से I1 प्लस I2 में बढ़ गया था, तो यही I वाला धारा कितना I1 प्लस I2 में बढ़ जा रहा था। तो यहाँ पर भी I1 प्लस I2 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, वो I ही तो होगा ना। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 लिख दो बच्चा, या फिर लिख दो I, यानी इस वाले तार में, यानी इस वाले तार में कितना धारा बहेगा बच्चा, I बहेगा। क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यही बात हम इस पूरे फिगर में आपको समझा रखे हैं, समझाने की कोशिश कर रखा है। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार फिर से हम अपना रिवीजन कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये फिगर समझ में आना चाहिए बच्चा आपको, कैसे भी करके ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप फिगर ये मिस कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि फिगर ये तो जान है ना, और जान है तो जहान है। वाह क्या बोल दिए सर, ठीक ना। तो इस बात को अपना दिमाग में रख लीजिए, और चलिए एक बार अब इस फिगर से समझ लेते हैं, ठीक। तो देखो बच्चा, अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर फिर से जो हमने बोल रखा है कि हम लोग को समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। चलो आगे इसको कट कर देते हैं, टुट चुप गया। अगर अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर जब हमने बैटरी लगा रखी है, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है बच्चा, वो क्या है, I है, वो I है। बस करंट को ध्यान देना, देखो ये I है, यहाँ से I ही करंट जा रहा है। अब इतना बात आपको ध्यान में रखना है, एक बार और रिवीजन करा ले, ताकि आपका एकदम मतलब बवाल कर दो फिर आप लोग, बवाल, ठीक ना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ से बच्चा अगर देखोगे ना बच्चा, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से बच्चा आप देखोगे कि यहाँ से I करंट जा रहा है, और यही करंट आगे जाकर के I ही है, क्योंकि एक ही तार है यार। लेकिन बच्चा यहाँ से तार बदल गए, दो तार हो गए, यानी यहाँ तक एक ही पाइप था और एक ही पाइप में पानी बह रहा था, लेकिन यहाँ से पाइप बदल गए, यानी यहाँ से करंट भी बदल जाएंगे। जैसे पानी बदलेगा, पानी दोनों पाइपों में चला जाएगा, वैसे ही करंट भी तो दोनों तारों में चला जाएगा। तो I1 I2 मान लेते हैं बच्चा, I1 I2 चले गए। अब यहाँ से इस करंट को देखेंगे, I1 को देखेंगे, I1 इधर गया है, तो I1 हो जाएगा बच्चा यहाँ पर I1। अब यहाँ से देखो I1 चला गया, अब यहाँ पर I1 यहाँ तक तो पहुंचेगा। यहाँ से देखो फिर से दो ठो पाइप निकल गया, यानी दो ठो तार हो गया ना। तो यहाँ से जैसे कि एक पाइप से पानी गया, दो पाइप में बढ़ गया, उसी तरीके से एक तार से, एक चालक तार से करंट गया, वो भी दो तारों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सपोज दैट कि ये I3 मान लिया हमने। अब यहाँ पर बच्चा देखो I4 मान लोगे ना, दिक्कत पड़ने लगेगा बहुत ज्यादा। फिर I5 I6 I7 मानोगे, ऐसे नहीं बच्चा, यहाँ पर आप लोग करोगे क्या,
ये करना क्या है, देखिए यहाँ पर, अच्छा देखिए यहाँ पर करना ये है बच्चा कि यहाँ पर अगर आप I3 मान के चल रहे हो तो यहाँ पर क्या करोगे बच्चा कि यहां से देखो, यहां से बच्चा I1 गया है ना, तो ये I1 किसके बराबर होगा बच्चा, I1 ही तो बट जा रहा है ना दो भागों में, तो इस भाग का तो पता था कि I3 बांट रहे हैं, यहाँ का तो पता नहीं था, तो यहाँ का पता नहीं है ना भाई साहब, तो इसको क्वेश्चन मान लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, यही तो आएगा ना बच्चा, ये बात समझो। सॉरी 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 सॉरी, ये देखो बराबर में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या इतना बात समझ में आ रहा है। और यही वाला देखो I1 माइनस I3 यहीं पर लिख रखा है, देखो I1 माइनस I3 यहाँ पर लिख रखा है, क्या बात समझ में आया। अब यही करंट I1 माइनस I3 इधर आएगा बच्चा, ध्यान से समझिएगा कि I1 माइनस I3 इधर ही, तो एक ही तरवाना है यार, तो वही तो आएगा ना, बात को समझिएगा। और यहां से भी देखिए कि इधर से देखिए सरसरा के ई वाला I3 आ रहा है, और इधर से भी सरसरा के क्या I2 जा रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों इस तार में घुसेंगे, यानी दो पाइप से पानी आ रहा है, दोनों पाइप का पानी एक ही पाइप में घुसेगा तो जाहिर पनिया मिल जाएगा दोनों। तो यहाँ पर भी दोनों चालक तार से, यहाँ से इस करंट में आ रहा है, एक करंट में आ रहा है, तो दोनों को दोनों तार क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपका दोनों जुड़ जाएगा। और यही फिर करंट आगे बढ़ के वही वाला करंट वाला रहेगा ना I2 प्लस में I3। लेकिन बच्चा अब यहाँ पर देखो ये वाला करंट आगे बढ़ते आ रहा है, इस पाइप से पानी आगे बढ़ते आ रहा है, इस पाइप से भी पानी आगे बढ़ता आ रहा है, यानी करंट देखो अब ये पूरा इस पाइप के अंदर जो करंट है इतना हो गया, मतलब इस चालक तार के अंदर करंट इतना हो गया, इस चालक तार के अंदर करंट इतना हो गया, तो दोनों जाकर के यहाँ पर मिल जाएंगे। मिलने का मतलब दोनों को मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना बच्चा। तो यहाँ पर I1 माइनस I3 ये वाला और ये वाला इधर आगे बढ़ा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा I3, और ये I3 से I3 कैंसिल, और बच क्या जाएगा I1 प्लस I2। अब देखो I1 प्लस I2 भैया कहाँ है, देखो ये I1 जो धारा था वही तो बट करके क्या हो गया था, I1 प्लस I2 में बटा था ना शुरुआत में, यही I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के, क्योंकि I धारा तो बढ़ गया था ना। तो यहाँ पर भी आप ये वाला जो धारा है I1 प्लस I2 किसके बराबर कर सकते हो बच्चा, वो सीधे सीधा आप बराबर कर सकते हो I के। तो यहाँ पर देखो बच्चा, फिर यहाँ पर जो करंट हो जाएगा I, यानी जितना धारा दिए उतना धारा निकल आया हमारा, बस क्या इतना बात समझ में आया बच्चा, कुल मिलाकर सर्किट कंप्लीट। देखो अब यहाँ पर अगर आपको इतना बात समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं बच्चा, और आगे आप देख लेते हैं। अब आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ याद होना चाहिए, क्या बच्चा याद होना चाहिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तभी आपको ये शानदार तरीके से, झन्नाटेदार तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, चलते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं इस पे, नहीं तो आगे थोड़ा सा हमारा थ्योरी देख लेते हैं। क्या करते हैं, थ्योरी देख लेते हैं बच्चा, थोड़ा सा थ्योरी देख ही लेते हैं, क्या क्या है पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो अभी हमने बता रखा है ना वही सब इसमें लिखा हुआ है, और वो अदर चीजें कुछ नहीं लिखा है। मैं इसलिए देखो इसलिए इस नोट्स से इसलिए समझाता हूँ ना, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत ना पड़े, क्योंकि देखो बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखने भी आना चाहिए। और इतना ज्यादा मैं एक ही चीज को बार बार इसलिए समझाता हूँ ताकि कंपटीटिव एग्जाम में आप किसी कॉन्सेप्ट को ना फंसे। बात समझ में आ रहा है, तो ये बोर्ड के लिए, कंपटीटिव एग्जाम के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इतना बात आप ध्यान रखें। अब देखिए 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 और R4 चतुर्भुज ABCD के 4 भुजाओं में जुड़े हैं। बिंदुओं B और D के बीच में एक धारामापी G लगा हुआ है, बिंदु B और D के बीच में एक धारामापी हमने G लगा दिया है। देखो धारामापी लगाया था हमने ऊपर, आपने देखा था बच्चा, यहाँ पर देखो ये देखो धारा मापी हमने लगा, जो धारा को मापेगा, ठीक ना। तो ये कुल मिलाकर बाकी बताएंगे उसमें धारा मापी क्यों लगाया है, ठीक ना बच्चा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर बच्चा देखेंगे, तथा एक R5 प्रतिरोध भी है, मतलब विकर्ण में ही क्या था, एक जहां धारा मापी है वहां पर हमने क्या R5 प्रतिरोध भी बीच में लगा दिया है, ठीक ना। प्रतिरोध तथा बिंदु A और C के बीच में एक सेल तथा एक कुंजी जुड़ा हुआ है, बिंदु A और C के बीच में। देख लो बच्चा, यहाँ पर A और C के बीच में देखो, ए ये रहा और सी ये रहा, दोनों के बीच में ही एक सेल जोड़ दिया है हमने, और यहाँ पर एक कुंजी जोड़ दिया है जो कि ऑन है। क्या है बच्चा, ऑन करेंगे तब तक धारा निकलेगा ना बच्चा, तो यही है। बात समझ में आ रहा। अब देखिए गणितीय रूप, अब इसका गणितीय रूप निकालने से पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं कि आपको क्या क्या एग्जाम में लिखना है और क्या क्या कैसे कैसे लिखना है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चा, ठीक ना। तो चलो और गणितीय रूप का थ्योरी देखते हैं। ठीक, तो इसके थ्योरी में बच्चा आपको ये लिखना है कि यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोग, ठीक ना, कि जब कुंजी के को मतलब जब तक कुंजी नहीं दबेगा तब तक आई धारा तो बहने वाला नहीं है। अब आई धारा प्रवाहित होती है और ए पर, ये मतलब कि ये जो धारा है बिंदु ए पर दो भागों में बढ़ जाती है, I1 I2। अब ये जानते हो कि I1 किस में चला जाता है, AB वाले में, और I2 किस में चला जाता है, AD वाले में, ठीक ना, बढ़ जाती है। इसी प्रकार अन्य भुजाओं पर भी धाराएं बढ़ जाती हैं, और कुल मिलाकर के ये जो आपका प्रतिरोध है ये R1 R2 R3 R5 में ही धारा बढ़ती है, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक ना। और उसको इस तरीके से समायोजित किया गया है, मतलब ये पूरे के पूरे प्रतिरोधों को इस तरीके से समायोजित किया गया है कि I3 का जो मान है वो क्या है, शून्य के बराबर है। I3 का मान किसके बराबर है बच्चा, ये शून्य के बराबर है। तो ये वाला याद रखना, ठीक ना। इन सब को इस तरीके से समायोजित, अभी आपको सब कनेक्ट करा दूंगा मैं कि क्यों शून्य किया गया है, क्या रिलेशन निकालना चाहते हैं व्हीटस्टोन जी,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सब के सब आपको कनेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर बस आराम से आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बात करें इस पूरे के पूरे हम क्या चीज हमारे, तो ये गणितीय रूप की, गणितीय रूप कैसे आएगा? गणितीय रूप इसका ऐसे ये है हमारा गणितीय रूप की, यहाँ पर R1/R2 R3/R4 है गणितीय रूप, क्योंकि हमारा जो प्रतिरोध था हमने इसी तरीके से मान रखा है, ठीक ना। तो इसको अब कैसे करना है हम आपको बताते हैं गणितीय रूप के बारे में, ठीक ना। चलो गणितीय रूप यहाँ से हम आपको फिगर बना करके समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाओ, ठीक। तो फिगर बनाने में कोई देर नहीं लगना है, फिगर बनाने में वो फिगर एकदम फटक से बन जाएगा। कि यहाँ पर अगर फिगर बनाए हम बच्चा इस तरीके से कि यहाँ पर अपना ऊपर ही वाला फिगर बना रहे हैं गुरु, कोई दूसरा फिगर नहीं है, ठीक ना। अगर गड़बड़ाइएगा मत बस, ठीक ना, ठीक, बस घबराना नहीं है बच्चा, ठीक। बस आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है और बवाल करना है खाली, ठीक, घबराना नहीं है। ये देखिए फिगर बन गया, हम आपको दोनों के दोनों नियम अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। यहाँ से ये बस याद रखेगा R1 है, ये तो R1 R2 तो आपको याद है, ये R1 ये R2 नहीं, ये वाला R2 रहेगा बच्चा, ठीक ना। ये वाला R2, ये वाला R3 रहेगा, ये वाला R4 रहेगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो इतना बात समझ में अगर आ रहा है तो देखिए, अब यहाँ पर करंट धारा कितना था, यहाँ से I था, ये I1, बीच वाले में कितना था, बीच वाले में जो धारा था वो था I3, इसमें क्या था I3 करंट था, इसमें क्या गया था बच्चा, इसमें देखो किसी चीज में अकबकाना नहीं है, बस आराम से समझना है, थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन शानदार तरीके से आप समझ जाओगे, इतनी गारंटी है हमारी, ठीक ना। अब यहाँ पर ये वाली जो धारा थी इधर I3 आ जाएगी, ये वाला धारा कितना था I2 था। इतना बात समझ में आ रहा है ना, इतना कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसमें कितना हो जाएगा I2 धारा, और यहाँ से दोनों के दोनों मिल गए थे, यानी I3 इधर से आ रहा था, I2 इधर से आ रहा था, और दोनों दोनों मिल करके I2 प्लस में I3 बना दिए थे, ठीक ना। इतना बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये I1 माइनस में I3, यही वाला धरवाता नीचे आएगा ना गुरु, काहे नहीं समझ रहे, दोनों को मिला दिए थे तो I धारा हो गया था। क्या बात समझ में आ रहा है इतना? ये थोड़ा सा फिगर आपको समझाने के लिए है, और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस आपको केवीएल अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक ना। देखिए किरचॉफ वोल्टेज ला, केवीएल का मतलब क्या है बच्चा, किरचॉफ वोल्टेज ला, केवीएल, ठीक ना। अब देखिए केवीएल अप्लाई करने के लिए पहली बात तो हमको पास चुनना पड़ता है। क्या चीज चुनना पड़ता है, पास। ये मान लो ए है, ये बी है, नामकरण कर देते हैं बच्चा थोड़ा सा, सी है और ये डी है। तो अब हमें पास चुनना पड़ेगा। क्या चुनना पड़ेगा बच्चा, पास, क्योंकि हमें किरचॉफ लॉ लगाना है। तो किरचॉफ लॉ लगाने के लिए पास चुनना पड़ता है, तो पास हम चुन लेते हैं। पास का मतलब बंद पथ। तो देखो यहाँ पर एक रास्ता ये ले लेते हैं, ए बी डी ए, तो यहाँ पर एक रास्ता ए बी डी ए, ये एक बंद पास हो गया, एक बंद रास्ता हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है बच्चा? बस आपको धीरे धीरे समझते जाना है। अब यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाते हैं, ठीक ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट लॉ नहीं, सेकंड लॉ लगा रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ क्या थे, जो हमने आपको एक मतलब कि सर्किट में किस तरीके से साइन लेना है, किस तरीके से किरचॉफ लॉ को लगाते समय किस तरीके से सिंबल का यूज करना है, वो हमने बताया था। कि जैसे हम ए से बी की ओर जा रहे हैं बच्चा, तो देखो ए से बी, हमारा रास्ता किधर है, ए से बी की ओर जा रहे हैं, और इधर करंट का भी डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है कि नहीं। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं। तो इस केस में बच्चा हमने बोला था आपको कि यहाँ पर अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, जिधर आप जा रहे हैं करंट का भी डायरेक्शन अगर सेम है बच्चा, तो उस चीज को माइनस में लोगे। क्या मिलोगे, माइनस को। तो माइनस I1 R1, यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा क्या, I1 इंटू में R1, ठीक ना। तो ये क्या, या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? क्या ये इतना बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? तो इतना बात समझिएगा बच्चा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा, इतनी इसकी गारंटी मेरी है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। देखिए ए से बी तक चले गए। अब बोल रहा था ए से बी के जाने के बाद बच्चा बी से डी जाओ, तो बी से डी जा रहे हैं। तो बी से जब डी जाइएगा बच्चा, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध था वो कितना था, R5 था। यहाँ पर प्रतिरोध R5 था ना बच्चा, यहाँ पर R5 था, और इधर करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की ओर। हम भी तो बी से डी जा रहे हैं ना बच्चा, वो भी नीचे की ओर ही तो जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप साइन माइनस ही लोगे, यानी I3 R5 क्या होगा, किसमें होगा, माइनस में ही होगा। यानी R3 लिख दो, सॉरी R, ये I3 होगा बच्चा और R5 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर इधर B से D चलेगा, B से D बोल रहा है कि D से A जाओ, तो अभी B से D चलेगा, D से A आओ। देखो अब हम इधर जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन किधर है बच्चा, इधर,
मतलब करंट डायरेक्शन इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, देखो करंट इधर आ रहा है, हम उधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या लेना, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा ना बच्चा, तो यहाँ पर अपोजिट, तो यहाँ पर प्लस लेना है, यानी सेम डायरेक्शन माइनस में, सेम डायरेक्शन माइनस में, अपोजिट डायरेक्शन प्लस में। बात समझ में आ रहा है? और यही अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो थोड़ा पीछे वाला वीडियो एक बार देख लो बच्चा, कैसे साइन लिया जाता है, बस बस ठीक ना, वही काफी है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो I2 हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आया? अब यहाँ पर कहाँ पर हम अपने यहाँ पर पहुंच गए, तो यहाँ पर पहुंच गए अपने, तो यहाँ पर अब आगे कुछ है नहीं, तो बराबर में 0 मान लो, ठीक ना। अब इस केस में बच्चा एक काम करते हैं ना कि यहाँ पर मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चा, माना क्या माना I3 बराबर 0, तो I3 बराबर 0 मान के चलते हैं बच्चा। अभी हम सब बताएंगे आपको कि I3 बराबर 0 क्यों मान के चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना। माना I3, तो ई वाला चीज तो गोल ना हो जाएगा ना बच्चा, अगर I3 बराबर 0 कर दिए तो ये वाला गोल, तो क्या क्या बचेगा बच्चा कि माइनस में I1 R1 प्लस में I2 R2 बराबर में 0। अब यहाँ पर I1 R1 को इधर ले आओ बच्चा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा I1 R1 बराबर में I2 R2। अरे बच्चा किसी को ले आओ ना, इसको इधर ही छोड़ दिए हैं और इसको इधर ले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये I1 है ना बच्चा, यहाँ पर देखो R1 बटा में R2 हो जाएगा बच्चा, तो R1 बटा में I2 बराबर में क्या आ जाएगा बच्चा, ये इधर ले आए हैं तो R1, तो यहाँ पर हो जाएगा I2 बटा में I1। क्या इतना बच्चा बात समझ में आ गया? ये वाला देख लो कैसा है, कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पर किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वही लगा हुआ है कुल मिला करके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने के लिए आपको पास चाहिए, पास हमने ले लिया। कुछ जो सर्किट सिंबल का बस प्रयोग करना है कि जिधर हम अगर सेम डायरेक्शन होगा करंट का और हमारा, तो वहां पर माइनस में लेना है, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो प्लस में ले लेना है। थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा लेकिन ऐसे ही आप करना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब आगे देख लेते हैं। बात समझ में आया? देखो यही वाला चीज यहाँ पर हमने ला रखा है आपके लिए, देखो यही वाला चीज सॉल्व करके इक्वेशन नंबर I2 बटा R1 I2 बटा I1 बटा में I2 बटा I1 बराबर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, R1 बटा R2। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? तो वही तो हमने ला रहा है ना, वो झूठ तो नहीं बोल रहा ना, ठीक ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये बात समझ जाइए, ठीक। अब हम दूसरा निकालते हैं, यानी पास, अब एक और पास लेना पड़ेगा ना बच्चा। क्या बात समझ में आ गया? पास ABDA में चले गए, अब दूसरा पास में चले जाते हैं बच्चा, दूसरा पास में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चा। बस ध्यान से आपको सुनते जाना है, बस देखते जाना है कि आखिर में भैया हमारे क्या बता रहे हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पास अब ABDA में चले गए थे, अब BDCB में जाएंगे, पास BDCB में जाएंगे, ठीक ना। अब इसमें चले जाते हैं, नहीं तो कैसे भी जा सकते हैं बच्चा, बस आपको इसी में जाना है, ठीक ना। ये याद रखना है कि आप ऐसे भी जा सकते हो कि BCD में भी जा सकते हो, या ऐसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जाओगे तो भी चलो देखो। अब यहाँ पर हम B से D जा रहे हैं ना बच्चा, तो B से D जाओ, B से D जाओ, तो B से जब D जाओगे, देखो धारा की दिशा में ही हम जा रहे हैं, है कि नहीं? धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, यानी धारा ज्यादा आ रही है उधर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, B R5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा I3, और ये माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम है बच्चा तो माइनस। अब यहाँ पर आगे क्या है, D से C जाना है, तो D से C देखो जिस डायरेक्शन में धारा जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं बच्चा, तो जिस डायरेक्शन में धारा जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अब क्या करोगे बच्चा कि यहाँ पर भी माइनस लोगे, क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर हो जाएगा R4 हो जाएगा, और सॉरी R4 ना बच्चा, तो R5 ले लिए, गलती हो गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, I2 प्लस में I3। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ से C से, अब C से B तक जाइए, C से B तक, तब हमारा पास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि पास तो हमने यही नहीं लिया है ना, यहाँ पर बराबर नहीं होगा बच्चा। यहाँ पर अब C से B जाना है, तो C से B देखिए करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए I1 माइनस I3 इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में आ रहा है वो, लेकिन हम किधर जा रहे हैं, इधर किधर जा रहे हैं हम, C से B तरफ जा रहे हैं, तो ये इसको क्या लेना पड़ जाएगा, प्लस में। क्या लेना पड़ जाएगा बच्चा, प्लस में। तो यहाँ पर आ जाएगा R3, हाँ R3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 माइनस में I3। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? तो ये बराबर में 0, क्योंकि B तक ही पास था हमारा, वहां पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर कि यहाँ पर, अब यहाँ पर भी अब I3 बराबर 0 मान लो, I3 बराबर 0। देखो हर बार उस पहले भी हमने I3 बराबर 0 मनवाया था, अब भी मैं I3 बराबर 0 मनवा रहा हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, तभी मनवा रहे हैं, और ये कारण आपको एकदम पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? क्या इतना बात समझ में आ गया, ठीक ना? ठीक, तो इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको,
ठीक ना। तो इतना आपके दिमाग में चला गया होगा कि कैसे कैसे आखिर में गुरुजी हमारे बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए और देख लेते हैं हम नीचे, ठीक ना। नीचे क्या देखते हैं यार, यहीं पे देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर R3 का I3 तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से I3 ये 0 हो गया, लेकिन R4 और I2 ये तो बचेगा ना, यानी माइनस में R4 I2 ये तो बच जाएगा, ये तो 0 हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये दोनों तो बचेंगे ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर प्लस में ये क्या बचा है हमारे पास, यहाँ से भी I3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या होगा, यहाँ पर बच जाएगा बच्चा R3 I1 बराबर में 0। अब यहाँ पर बच्चा देखो, यहाँ पर बच्चा अगर देखोगे आप क्या देखोगे कि यहाँ पर इसको चाहे किसी को भी भेज दो, इधर उधर कर दो, कुल मिलाकर छितर बितर कर दो, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कि R3 I1 इसको इधर भेज देते हैं, R4 I2। अब यहाँ पर R4 को इधर ले आओ बच्चा, R4 R3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, I1 बटे में I सॉरी 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 देखो बच्चा यहाँ पर इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं, देखो I1 ये वाला उल्टा भेज रहे हैं हम, थोड़ा सा हमको बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखो तो I2 है ना बच्चा, यहाँ पर I1 को भेज दो, इधर I1 को भेज दिया, तो इधर से R3 था, इधर से R4 को भेज दीजिए। क्या बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए R3 बाई R4, I3 बाई R4 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 बटा में I1 आ गई, या फिर I2 बटा में I1 की वैल्यू R3 बाई R4 आ गई। आखिर में यहाँ पर मैं कर क्या रहा था, देखो ये बच्चा, यहाँ पर हमने पहला जो इक्वेशन मान के निकाला है ना, पहला वाला जो इससे पहले हमने निकाला था, उसका भी वैल्यू I2 बटा में I1 ही निकाला था हमने। तो यहाँ पर भी आपको I2 बटा में I1 ही निकालना था कि यह I2 बटा में I1 की वैल्यू R3 बाई R4 आ गया। वहां पर I2 सॉरी, वहां पर भी I2 बटा में I1 की ही वैल्यू हमने निकाला है कि I2 बटा में I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी R4 नहीं, अरे यार कहा I2 बटा में I1 की वैल्यू, जो I2 बटा में I1 की जो वैल्यू आई थी उस समय पहले वाले में, वो क्या था, R1 बटा R2 था। तो यहाँ पर जो I2 बटा I1 की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं ताकि दोनों की तुलना कर पाए। क्या बात समझ में आ गया, इसीलिए वहां पर हम आप लोग को थोड़ा सा देख ताक करके बता रहे थे कि आराम से आपको पता चल जाए कि आखिर में भैया करना क्या जा रहे हैं। इतना बात कंफर्म हो गया कि आखिर में हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बात कंफर्म कि ये एक इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, यही दोनों के दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक ना। ये दोनों के दोनों उसमें जाकर कि I2 बटा में I1, और दोनों को जब कंपेयर करोगे बच्चा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर I2 बटा में I1 बराबर में R1 बटा R2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, I2 बटा में I1 बराबर में R3 बटा R4। तो यहाँ पर जब दोनों समीकरण को आप कंपेयर करोगे तो आपके पास एक सुंदर सा आपके पास गणितीय रूप आएगा, एक नॉर्मल सा रूप आएगा, जिसको आप R1 बटा में R2, R3 बटा में R4। अब यहाँ पर बच्चा आप ये समझो कि इसका मतलब क्या है, आखिर में ये बताता क्या है, आखिर में ये समझो कि आखिर में ये बता क्या रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बता रहा है बच्चा कि देखिए क्या बता रहा है कि अगर I3 है, अगर आप विकर्ण जो धारा, I3 क्या है बच्चा, विकर्ण धारा है ना, यानी I3 आप बीच में देखे थे बच्चा, ये देखो I3 जो बार बार हम 0 मान रहे हैं, आखिर में वो था क्या, वो था विकर्ण धारा, वो था विकर्ण धारा बच्चा, था कि I3 और I3 क्या था, विकर्ण धारा था। तो अगर आप I3 को 0 मान लेते हो तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, ये वाला, क्या आ जाता है, ये वाला कि R1 बटा में R2 बराबर में R3 बटा में R4 आ जाता है एक्सप्रेशन। क्या इतना बात समझ में आ रहा है। और अगर ये दोनों को दोनों, अगर जो प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध है, अगर उनका अनुपात अगर समान आ जाता है, तो फिर I3 यानी विकर्ण में धारा क्या होगा, 0 होगा। दोनों तरफ से देखो कि अगर विकर्ण में धारा 0 है यानी इनका अनुपात बराबर है, या अगर इनका अनुपात, अगर जो प्रतिरोध हमने जोड़ रखा है अगर उनका अनुपात बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकर्ण में धारा 0 हो जाएगी। क्या ये सुंदर सा समझे इस मतलब कि समीकरण को, इस सुंदर से फॉर्मूले को, छोटे से फॉर्मूले को समझ गए आपने। क्या बात समझ में आ रहा है। तो यही हमारे बताने का मकसद था। अब यहाँ पर इसका यूज बताते हैं, आखिर में सवाल लगाते समय कैसे इसका यूज करेंगे, ठीक ना। और इसका यूज बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छा है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए हम इसको यूज बताते हैं, ठीक ना बच्चा, चलिए और यूज देखते हैं, ठीक ना। ठीक, वो भी सवाल लगा लगा कर यूज देखेंगे, तब भी आपका कंफ्यूजन मतलब क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अब देखिए बच्चा, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर में भैया इसको हम पढ़ क्यों लिए। देखिए यहाँ पर बच्चा, मान लीजिए कि आपके पास अगर प्रतिरोध है और वो बच्चा इस तरीके से सेट किए गए हैं सारे के सारे। क्या बच्चा ये बात समझ में आ रहा है। ये प्रतिरोध है और ये बच्चा इस तरीके से सेट किया गया है। कितना बात समझ में आ रहा है। और बीच में भी एक प्रतिरोध मान लीजिए, नहीं तो मत मानिए, क्या दिक्कत है, ठीक ना। क्या दिक्कत है, ये गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए,
यहाँ पर ये मान लीजिए आपका एक मतलब करंट वरेंट वाला तार है बस। यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी प्रतिरोध 6 है, ये 12 है बच्चा, ये मान लीजिए 8 है और ये 16 है बच्चा, ये प्रतिरोध लगे हुए हैं। देखो मैं क्यों पढ़ा बच्चा, क्यों? अगर अभी बच्चा हम आपको बता दे कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए जरा सा था कि कौन श्रेणी में है, कौन समांतर क्रम में है, और इसका दिमाग लगा के कुल मिला करके हमें बताइए बच्चा जरा सा कि कौन श्रेणी में, अरे ये तुल्य प्रतिरोध बताइए तो बच्चा नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लिए हैं तब तो बता पाएंगे। देखिए कैसे लगता है, अब देखिए ये नॉर्मल नियम से कैसे नहीं लग पाएगा, देखिए कैसे, बात को समझिएगा। अभी देखिए ये जो बीच वाला तरवा है ना बच्चा, वो आपको भंडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? भंडिंग। देखिए कैसे, अगर हम बोले कि इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कौन है, ये बताइए तो। क्योंकि श्रेणी क्रम समांतर क्रम अगर आपको पता चलेगा तब तो आप इसमें अप्लाई करोगे ना नियम कानून। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बताइए सर, समझ में आ रहा है, ठीक ना? तो अगर आप देखोगे बच्चा कि ये वाला देखो कि ये वाला इन दोनों को 6 ओम और 8 ओम को देखो, क्या ये दोनों श्रेणी क्रम में है? नहीं बच्चा, श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जुड़ा होना चाहिए प्रतिरोध। इस तरीके से श्रेणी क्रम में एक के बाद एक। देखो ये 6 ओम है, 6 ओम के बाद 8 ओम नहीं जुड़ा है, एक के बाद नहीं। देखो बीच में से भंडिंग कर दे रहा है, ये तार दो भागों में टूट जा रहा है कि नहीं? और ये एक ही तार में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है नहीं? तो ये भंडिंग, तो ये श्रेणी क्रम में नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होगे कि शायद समांतर क्रम में हो जाए, या तो ये दोनों समांतर क्रम में हो जाए। देखो अगर 6 ओम को देखेंगे एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है, और यहां पर देखिए ये वाला, अगर इन दो 6 ओम और 12 ओम को देखते हैं समांतर क्रम में है कि नहीं। अगर 6 ओम को देखेंगे तो एक ये इस बिंदु पर जुड़ा हुआ है, ए बिंदु पर, और अगर 12 ओम को भी देखेंगे तो ए बिंदु पर, लेकिन इसका दूसरा सिरा देखिए ये कोई और बिंदु पर जुड़ा हुआ है और ये कोई और बिंदु पर है कि नहीं यहाँ पर। लेकिन जबकि हम समांतर क्रम में आपको लोगों को क्या बता रखे हैं बच्चा कि यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, 2 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध, 10 प्रतिरोध, सारे प्रतिरोध का एक जो सिरा है एक बिंदु पर जुड़ा होना चाहिए, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होना चाहिए। अब कितना भी प्रतिरोध यहाँ से आप लगा लीजिए, लेकिन एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा रहना चाहिए। देखो तो यहाँ पर एक सिरा तो एक बिंदु पर है, देखो दूसरा सिरा अलग अलग बिंदु पर हो गया बच्चा, तो ये समांतर क्रम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बीच वाला है ना, इसलिए बोल रहे थे कि बीच वाला भंडिंग कर दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पर बीच वाला जब भंडिंग कर दे रहा है, अगर बीच वाला हट गया तो हमारा काम बन जाएगा गुरु, है कि नहीं? काम बन जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि बीच वाला में धारा अगर 0 मान लिए तो ये 0 मानने पर किसके बराबर हो जाता है बेटा? R2 बटा R4, सॉरी R1 बटा R2 और R3 बटा R4 के। या फिर अगर इनका अनुपात अगर बराबर हो जाएगा, उल्टा उल्टा उल्टा, कि अगर जो प्रतिरोध जुड़े हैं उनका अगर अनुपात बराबर हो जाएगा तो बीच वाले में धारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी इस वाले में, इसी वाले में तो I3 धारा हम मान के चल रहे थे ना बच्चा, पीछे वाले में, तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अच्छा कहीं धारा का मान शून्य है, उसमें धारा अब बह ही नहीं रहा है, मतलब क्या होगा कि अरे उस तार का वैल्यू नहीं है, तो तार इसको काट दो आराम से, है कि नहीं? बीच का तार आप हटा सकते हो क्योंकि धारा का वैल्यू शून्य हो जाएगा। कब इनका जो प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा। देखो अनुपात बराबर करते हैं, 6/12 है बच्चा और यहाँ पर 8/16 है। बात समझिएगा। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे 6 दूना 12 और यहाँ पर भी 1/2, मतलब 1/2 1/, अनुपात बराबर है। यानी आप इस विकर्ण धारा जिसको हम I3 शुरू में ही मान करके चल रहे थे बच्चा, उसमें धारा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ये तार अब नहीं है, यानी ये अब तार नहीं है। तो तब अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों को देखेंगे बच्चा, अब ये देखिए श्रेणी क्रम में हो जाए, क्योंकि देखो एक ही तार जा रहा है, ये भी श्रेणी क्रम में हो गया। अब जो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के जो एक प्रतिरोध आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके जो श्रेणी क्रम में जो एक प्रतिरोध आएगा, फिर उसको हम समांतर क्रम में अप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला फिर समांतर क्रम में हो जाएगा ना बच्चा। क्या इतना बात समझ में आ गया कि क्यों आखिर में हम यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर श्रेणी क्रम में? तो 8 6 कितना हो जाएगा? 8 6 14 हो जाएगा। तो ये 14 ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पर आप जब जोड़ेंगे 12 और 16 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बच्चा, 8 और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 28। क्या बात समझ में आ रहा है कि 12 16, हाँ 12 16 28 हो जाएगा। वेरी गुड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? तो यहाँ पर 28 ओम और ये दोनों समांतर क्रम में होगा। देखो आमने सामने या तो ये देखो दोनों प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। आराम से लग गया यार, आराम से लग गया। अब खुद तेज हो, खुद ईमानदार हो, खुद चालाक हो, देख लो इसको, है कि नहीं? क्या बात समझ में आ गया? आ गया सर, बवाल कर दिया, बवाल कर दिया। देखिए तो अब अगला देखते हैं, ठीक ना? अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। देखो पहला क्वेश्चन एकदम आसान है,
पहला क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना है बच्चा। x का मान 4 पाई हो गया, 2 पाई हो गया, x का मान ज्ञात करना है। देखो बीच में कोई तारे नहीं है, जब तारे नहीं है यानी बीच में कोई भंडिंग नहीं, ये देखो श्रेणी क्रम में हो गया, ये श्रेणी क्रम में, और फिर जो आएगा समांतर क्रम में हो जाएगा। ये ऐसे निकाल लीजिए, या फिर आपके पास प्यारा सा ये R1, ये R2 बच्चा, ये R3 बच्चा, R4 बच्चा, प्यारा सा आपके पास नियम कानून आ गया। आपके पास अब तो बहुत सारे नियम कानून हो गए, तो इससे इस पे रख दो, यानी 4/2/4/x, 4 से 4 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा x/2 ओम, तो ये आपको 2 ओम आंसर आ जाएगा। फटक से बात समझ में आई, या तो इस नियम से लगा लो, या फिर दोनों को श्रेणी में, फिर जो आएगा उनको समांतर में। क्या बच्चा बात समझ में आ गया? चलो इस क्वेश्चन को अपने से लगा के दिखाओ। चलो इस क्वेश्चन को अपने से लगा के दिखाइए हमको, फिर हम मानते हैं कि आप वीर है, महान है और एक महान इंसान है, ठीक ना। चलो नहीं लगेगा तो बच्चा अभी हम बैठे हुए हैं, अभी हम बताएंगे आपको काहे खड़ा रहे हैं, ठीक ना। लगाइए, आपको थोड़ा सा केवल 2 सेकंड देते हैं, लगाइए, लगा करके आंसर बताइए। चलिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, हो गया 2 सेकंड। चलो वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि सर मैंने कर लिया था पूरी विश्वास के साथ। तो मैं भी विश्वास करूंगा, ऐसा बात नहीं है आपके ऊपर, ठीक है ना। जल्दी से चलो बच्चा, तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना, शानदार तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये फिगर दे दिया है, फिगर में बोला क्या जा रहा है ना कि संगलन परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम है, देखो 2 ओम सब जगह पर है, का बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी इसके और इसके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है बच्चा, ठीक ना। अभी ये देखो, ये थोड़ा गजब का दे दिया है भाई साहब ये, ठीक ना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा दिमाग को ठंडा रखो, और ठंडा रख करके फिर से इस चित्र को ड्रा करके देखो इस ये वाला लाइन को एकदम मकड़ी के जाले की तरह एकदम समझिए, कि इसको हम खींच के लंबा कर सकते हैं। का बोले कि मकड़ी के जाल की तरह समझिए इसको, और ये समझिए कि इसको बीच से खींच करके लंबा कर सकते हैं। अच्छा इसको देखो, बीच से जब खींचेंगे तो ये वाला जब खींचेंगे तो ये वाला दोनों को दोनों, ये वाला जो है अगर बीच से इसको खींचेंगे बच्चा, तो ये वाला और ये वाला लाइनवा कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा जब हम खींचेंगे, तो है कि नहीं। जब हम खींचेंगे बच्चा तो ये वाला लाइन इस तरीके से, और ये वाला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बिंदु कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और ये वाला तार सीधा हो जाएगा। कुछ समझ में बात आ रहा है कि क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि एकदम ये मकड़ी की तरह समझिए। कुल मिलाकर के ये जो फिगर होगा ये ऐसे ड्रा हो जाएगा कि जब हम इसको खींचेंगे, यानी खींच करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खींच करके ज्यादा समझ में आएगा, कि इस तरीके से, ये इस तरीके से ये आ जाएगा, यानी ये दोनों लाइन यहाँ पर 2 ओम हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 ओम हो गया, और ये वाला जो बिंदु है ये वाला खींच करके यहाँ पर हो गया। अब ये वाला जो विकर्ण इस तरीके से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखो ये जो फिगर है इस तरीके से ड्रा हो जाएगा, इस तरीके से बच्चा, इस तरीके से। कहाँ गया, नहीं फिगर नहीं ड्रा हुआ है, ठीक ना। चलो हम फिगर ड्रा कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। जब क्वेश्चन नहीं किया गया है तो हम करके दिखा देते हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर ये वाला जो फिगर है आपका हूबहू ऊपर वाला फिगर, ये फिगर बच्चा, और रुक जाइए फिर से ड्रा करता हूँ, सुंदर सा थोड़ा ड्रा होना चाहिए ना, ये वाला, ये इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा, इस तरीके से। अब इस तरीके से ड्रा हो गया, और ये वाला जो विकर्ण है वो बीच से चला जाएगा, और सब में क्या है 2-2 ओम प्रतिरोध है, यानी 2 ओम यहाँ पर भी, 2 ओम यहाँ पर भी, और 2 ओम यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, अगर ए और बी के बीच निकालना है, ए और बी यहीं पर है ना, देखो ये वाला जो लाइन था बच्चा, इसी को खींच करके हमने ये वाला लाइन बनाया है, विकर्ण बाकी वो भी खींचा जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो बच्चा, समझिएगा बच्चा, यहाँ पर कुल मिलाकर के कि ए और बी इन्हीं दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट ये समझिए बच्चा कि 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, 2 ओम यहाँ पर है। अब यहाँ पर यहाँ पर आपको ये समझना है बच्चा कि ये देखो बीच वाला फिर से जो भंडिंग पहले कर रहा था वो अभी भी साला कर रहा है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो, नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा श्रेणी कौन है। श्रेणी में देखिए, अगर इन दोनों प्रतिरोध को देखेंगे तो 1 by 1 जुड़े रहते हैं, तो देखिए मतलब एक के बाद एक जुड़े रहते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो देखिए इस श्रेणी में है, यहाँ तो 2 भाग में न बढ़ गया, तो एक के बाद एक कहाँ जुटा। अगर 2 ओम इसको देखेंगे तो एक के बाद एक नहीं जुड़ रहा है, इसको भी देखेंगे तो एक के बाद एक नहीं जुड़ रहा है। अगर समांतर में भी देखेंगे कि समांतर ई वाला हो गया, तो देखो इस प्रतिरोध का दोनों बिंदु एक बिंदु पर, लेकिन दूसरा बिंदु अलग अलग बिंदु पर जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये भी फाल्स हो गया गुरु। तो यहाँ पर समांतर नहीं श्रेणी बन रहा है अभी, कब तक, जब तक कि भंडिंग वाला हटेगा नहीं। भंडिंग वाला का हटाने का नियम क्या है कि हमारे पास
बोला गया है कि जो प्रतिरोध है उनका अगर अनुपात बराबर हो जाए, प्रतिरोध है उनका अनुपात बराबर हो जाए तो I3 क्या होता है? विकर्ण धारा होता है। विकर्ण धारा का मतलब यही तो धारा होता है ना, तो उसकी धारा का मान 0, धारा का मान 0 का मतलब कि विकर्ण में कोई धारा नहीं बहेगी, यानी इसमें कोई धारा नहीं बहेगा। जब धारा ही नहीं बह रहा था तार को हटा दो ना यार। अब देखो, अब इन दोनों बराबर तो कर देते हैं, तो 2/2 हो जाएगा, क्योंकि R1/R2 R3/R4, तो ये 2/2 हो जाएगा। ये भी अब ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 1 के बराबर 1 आ रहा है, यानी इनका अनुपात बराबर आ रहा है, यानी विकर्ण में धारा नहीं बहेगी। अब आराम से गुरु आप कर सकते हो, अब आराम से कर सकते हो, यानी 1 बराबर 1 आ रहा था ना। अब आराम से ई तार को हटा दो। देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो ये जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? 4 ओम हो जाएंगे। और ये नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में हो जाएगा भाई साहब, ये नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में 4 ओम हो जाएंगे। अब यहाँ पर ए था, यहाँ पर बिंदु बी है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? वही नियम हमारा 4 गुणे 4 बटे में 4 प्लस में 4। अरे समांतर क्रम के लिए यार, अरे फॉर्मूला आप नहीं जानते हो क्या? 1/r प्लस में 1/r2 होता है ना। 3 तो रहेगा तो R3 कर देंगे। इसका जब एलसीएम लोगे तो R1 R2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? R1 प्लस में R2 हो जाएगा। ये 1/r की वैल्यू है, इसको जब उल्टा कर दोगे r की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? R1 R2 हो जाएगा बटे में R1 प्लस में R2 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के ये हो जाएगा। तो वही तो काम कर रहे हैं ना। देखो R1 R2 यानी दोनों प्रतिरोध को गुणा बटा में प्लस कर देंगे। वाह गुरु जी वाह, बवाल कर दिए। चलो कुछ नहीं बात। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए 4 गुणे 4 बटे में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ये 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 2 ओम आ जाएगा आर की वैल्यू। क्या इतना बात बच्चा समझ में आ गया? क्या इतना बात? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक 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 ठीक, चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, संकलन चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा 0 हो, 10 ओम के प्रतिरोध में धारा कितना है बच्चा? 0 है। तो गणना करना है, x का मान ज्ञात करना है। 4 ओम में प्रतिरोध की 4 ओम के प्रतिरोध की धारा, 3 ओम में प्रतिरोध की धारा और 12 ओम में प्रतिरोध की धारा, स्रोत द्वारा दी गई शक्ति। तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इस वाले पूरे फिगर में। देखो फिगर उसी टाइप का है, बस हमें धारा का मान ज्ञात करना है, वही फिगर है, मतलब सेम सिमिलर टाइप का फिगर है, सेम नहीं बोलेंगे। इसका मान ज्ञात करना है, सब का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर देखो वही फिगर इस तरीके से ड्रा हो जाएगा जैसे हमने पहले बोला था। क्या बोला था बच्चा? कि आप इस फिगर में बीच वाले को एकदम समझो कि मकड़ी का जाल है, ये वाला मकड़ी का जाल है, उसको दंदना के खींचो, और दंदना के जब खींचोगे तो ये देखो बिंदु यहाँ आ जाएगा, ये वाला तार पूरा खींच करके यहाँ आ जाएगा, ये दोनों को दोनों अब ऐसे हो जाएंगे, कुल मिलाकर तो फिगर आपका तैयार हो जाएगा। अब इस सवाल को क्या करोगे बच्चा कि आप अपने से थोड़ा सा करके देखोगे। क्या करोगे? अपने से करके देखोगे। कमेंट बॉक्स में पूरा पूरा आंसर लिखना बच्चा, ट्राई करना। ट्राई अगर करोगे सारा का सारा चीज नहीं आएगा, और अगर नहीं आता है तो यहाँ पर हम आपके लिए बैठे हुए हैं, ठीक। सारा का सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ये सॉल्व किया होगा है, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। ये सॉल्व किया हुआ। और अगर ये एकदम नहीं समझ में आता है, ठीक ना, नहीं समझ में आता है तो बच्चा एकदम बेझिझक बोलना कि भैया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं तुरंत आपको समझाऊंगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं समझाऊंगा, ठीक ना। ठीक, तो ऐसा भी मत सोचिएगा। और अभी भी और भी न्यूमेरिकल्स लगेंगे इस वीडियो में, इतना ही रखते हैं, ठीक ना। और एक बात फिर से बोलूंगा कि अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा होगा, ये सारे के सारे कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है आपको, ठीक ना। एंड तो आपको बस सपोर्ट करने के लिए बस इतना करना है कि आप शेयर कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एक और भी है कि अगर ये जो चैनल है, ये चैनल जैसे कि आप ही के सपोर्ट से चलेगा, तो अगर आप मतलब कि कुछ देना चाहते हैं कि सर मतलब कि आप मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा ले लो, तो अगर आप देना चाहते हैं देन वहां पर आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक नहीं दिया है, नंबर दिया है, वहां पर जाकर के आप कुछ भी मतलब 50-100 रुपए कुछ भी आप डोनेट कर सकते हो हमको, ठीक ना। तो इतना कर सकते हो। एंड यार बस आज के लिए बस नहीं रखते हैं, जाओ फोड़ो बवाल करो। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो बोलना बेझिझक भैया नहीं आया, जो रिप्लाई आएगा आपके पास, ठीक ना। तो जाओ बवाल करो।